सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। अभी तक आप 6 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। दिनांक 16 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक आपको 3 मॉड्यूल नंबर 7, मॉड्यूल नंबर 8, मॉड्यूल नंबर 9 कंप्लीट करना है। जब आपके पूरे 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसलिए जरूरी है हम जितने भी प्रशिक्षण कर रहे हैं उनके नोट्स हमारे पास उपलब्ध हों। तो आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानेंगे, जो आपकी आगामी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ये महत्वपूर्ण नोट्स हमें मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट के शिक्षक साथी प्रदीप त्रिपाठी जी ने उपलब्ध कराए हैं। काफ़ी सुंदर नोट्स बनाए हैं प्रदीप त्रिपाठी जी ने। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए और मुझे मेरे चैनल पर अपलोड करने के लिए इसको उपलब्ध कराया। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आप इसकी PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इसकी PDF गूगल पे डाल दी है, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके। वीडियो के दौरान ही मैं आपको इसकी PDF का पासवर्ड बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। उस पासवर्ड की मदद से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के नोट्स बनाए हैं प्रदीप त्रिपाठी जी ने। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये प्रदीप त्रिपाठी जी हमारे उमरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। प्रशिक्षण डायरी उन्होंने बनाई है, काफ़ी सुंदर। निष्ठा यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो काफ़ी सुंदर नोट्स इन्होंने बनाए हैं। स्कूल आधारित मूल्यांकन या स्कूल आधारित आकलन, यानी इस कोर्स का सबसे पहले उद्देश्य, यह मॉड्यूल हमारी मदद करेगा विद्यालय आधारित आकलन की उत्पत्ति एवं महत्व को समझने में। नंबर 2, आकलन के लिए विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोणों से परिचित होने में। नंबर 3, आकलन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एकीकरण की सुविधा पाने में। नंबर 4, आकलन के उद्देश्य से प्रासंगिक विषय सेवा क्षेत्रों में संदर्भ आधारित उदाहरण विकसित करने में। नेक्स्ट आपका आता है सामग्री की रूपरेखा, विद्यालय आधारित आकलन की अवधारणा। नंबर 2, आकलन क्या, क्यों और कैसे। नंबर 3, सीखने के प्रतिफल, आकलन के मापदंड। नंबर 4, SBA के लिए आकलन कार्यनीति, व्यक्तिगत सीखने का आकलन, समूह में सीखने का आकलन, रूब्रिक क्या है, सहकर्मी आकलन, स्व आकलन, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो के दौरान ही मैं इस PDF का पासवर्ड आपको बता दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है विद्यालय आधारित आकलन का परिचय। हम सभी पालक व शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में रुचि रखते हैं तथा इस बात का भी चिंतन करते हैं कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्रदान करें। बच्चों की तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं से हम उनका आकलन करते हैं तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से बच्चों को समग्र व निरंतर प्रक्रिया प्रदान करने के लिए मौका दिया जाता है। बच्चों के विभिन्न आकलन से बच्चों की क्षमताओं, जरूरतों का पता चलता है, जिसे हम अपने शैक्षणिक सत्र में ध्यान देकर सुधार कर सकते हैं। विद्यालय आधारित आकलन को बच्चों के सीखने के प्रतिफल से जोड़ा जाता है, ताकि बच्चों को गुणात्मक प्रतिक्रिया प्रदान की जा सके। इससे उनकी पढ़ाई में सुधार करने में हेल्प मिलेगी। विद्यालय आधारित आकलन तभी प्रभावी हो पाएगा जब सभी पालक, समुदाय, शिक्षक एक साथ आगे आएं और छात्रों का सहयोग करें। नेक्स्ट है इसमें गतिविधि स्वयं करें। ये आपकी गतिविधि दी हुई है, स्वयं करें। नीचे एक तालिका दी हुई है जिसमें आकलन संबंधी कार्य है। इसमें आपको एक प्रशिक्षक या KRP के रूप में भूमिका निभाते हुए शिक्षकों को समझाना है, ताकि आकलन पर एक स्वस्थ या सकारात्मक चर्चा हो सके।
ये आकलन के कार्य दिए हुए हैं, क्या क्या कार्य है, फिर उसकी प्रकृति दी हुई है, किस तरह का आकलन है, और फिर उसका कारण दिया हुआ है। सबसे पहले शिक्षकों ने होमवर्क चेक किया मगर निशान नहीं लगाए, तो उसकी प्रकृति क्या हो गई, अनौपचारिक। कारण क्या है, शिक्षक केवल यह देख रहा है कि छात्र रोज होमवर्क करता है या नहीं करता। उसके बाद कक्षा में परीक्षा की सूचना देना कि कब होगी, यह आपका कार्य है, आकलन का कार्य। यह भी आपका अनौपचारिक होगा, शिक्षक के केवल सूचना दे रहा है, जबकि आकलन बिना सूचना दिए करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वर्ष के अंत में पोर्टफोलियो का प्रस्तुतिकरण, यह आपका औपचारिक होगा। पोर्टफोलियो की प्रस्तुतिकरण वर्ष में करना ठीक है। नेक्स्ट आपका है कक्षा में व्यक्तिगत या सामूहिक समूह के रूप में अभ्यास किया गया और शिक्षार्थी द्वारा समझाचा गया, यह आपका औपचारिक होगा। स्व एवं सहकर्मी आकलन करने से उनकी प्रगति की समझ बनेगी। नेक्स्ट आता है पाठ के दौरान शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न, यह आपका औपचारिक होगा, शिक्षण अधिगम के आकलन में सहायक है। नेक्स्ट आपका नंबर 6 पे है कक्षा को दी गई परियोजना जिससे निर्देश है कि क्या करना है, अंक कैसे दिए जाएंगे और जमा कब करना है, ये आपका औपचारिक होगा। परियोजना में विषय का चुनाव बच्चे स्वयं करें तो और बेहतर रहेगा, अंकों के लिए ध्यान देंगे बच्चे। नेक्स्ट आता है आपका विद्यालय आधारित आकलन SBA, इसकी कुछ परिभाषाएं निम्न है। आकलन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संबंध में दी गई दक्षताओं को पाने की सुविधा देती है। नेक्स्ट नंबर 2, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बच्चों का आकलन, यह भी आपका विद्यालय आधारित आकलन कहलाएगा। और शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया में किया गया आकलन अधिगम हेतु आकलन कहलाता है। नेक्स्ट आता है विद्यालय आधारित आकलन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होंगी। शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करना, शिक्षकों पर प्रलेखन रिपोर्टिंग का कोई भार नहीं है, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु याद रखने के बजाय अधिगम प्रतिफल आधारित योग्यता विकास पर ध्यान देना। नेक्स्ट है भय रहित, तनाव मुक्त और बढ़ी हुई सहभागिता पर आधारित, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना, स्व आकलन और शिक्षार्थियों द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन के माध्यम से व्यापक बनाना। नेक्स्ट आता है सीखने के प्रतिफल यानी कि आकलन के मानदंड। अधिगम आकलन में न केवल यह समझने की जरूरत है कि बच्चे को कैसे सीखने की इच्छा है, बल्कि आकलन के मानदंड को भी समझना जरूरी है। इसमें से कई शिक्षक पाठ्य पुस्तकों को ही पूर्ण पाठ्यक्रम मानते हैं और उसके पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों से आकलन करते हैं, जो कि गलत है। वहीं पर परिभाषा और उपलब्धि सर्वेक्षण बिना किसी स्पष्ट रूप के बहुविकल्पीय प्रश्नों का उपयोग करते हैं। हमें दक्षताओं के बारे में तर्कपूर्ण आकलन करना चाहिए तथा यह भी जाने कि उस विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के पीछे क्या सीख दी जा रही है। प्रत्येक कक्षा के लिए विषयवार सीखने के प्रतिफल न केवल जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के आकलन के मानदंडों की सूचना देते हैं, बल्कि विद्यालय समुदाय के सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सतर्क व सक्षम करते हैं। नेक्स्ट आता है विद्यालय आधारित आकलन की अवधारणा। आखिर SBA आपका है क्या? स्कूल बेस्ड असेसमेंट आकलन का वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय स्तर पर छात्रों के बेहतर तरीके से सीखने के लिए आयोजित किया जा रहा है, उस आकलन को कहेंगे हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट। विद्यालय आधारित आकलन के तहत हम कई उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्व आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, प्रामाणिक आकलन, उपाख्यान रिकॉर्ड और अन्य विभिन्न उपकरण व तकनीक। यहाँ पर अवलोकन करना एक तकनीक है, जबकि अवलोकन सूची एक उपकरण है। विद्यालय स्तर पर सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE भी कहते हैं, जो कि विद्यालय पर संचालित होता है, जिसके आंकड़े उच्चाधिकारियों को दिए जाते हैं। वहीं विद्यालय आधारित आकलन के तहत छात्रों के सीखने के कौशल प्रदर्शन पर विद्यालय जोर दिया जाता है। विद्यालय आधारित आकलन में पारदर्शिता होती है, जिसमें छात्र देख सकते हैं कि वे किस तरह और समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बच्चे स्वयं का आकलन भी कर सकते हैं। विद्यालय आधारित आकलन में आकलन करते वाले विद्यालय
व शिक्षकों के लिए इस आकलन विधि में स्वायत्तता की गुंजाइश है। इस विधि में छात्र व शिक्षक अपने सीखने सिखाने की प्रगति की निगरानी सीखने के प्रतिफल व मानदंडों के अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आकलन के उद्देश्य। आखिर आकलन के उद्देश्य क्या हैं? आकलन का उद्देश्य छात्र के प्रदर्शन या प्रगति के बारे में प्रासंगिक जानकारी जमा करना है, साथ में सीखने की प्रक्रिया के बारे में निर्णय कर सकें। इस जानकारी को पाने के बाद शिक्षक छात्र की उपलब्धि के स्तर पर चिंतन कर सकते हैं ताकि शिक्षक अपने शिक्षण प्रणाली को बच्चों के अनुरूप बना सकें। आकलन शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। आकलन संपूर्ण शिक्षण सत्र में लगातार कई बार यहाँ तक कि प्रतिदिन किया जाता है। बच्चों को सीखने सिखाने में आ रही परेशानियों को समझने में 5 चीज़ें मददगार साबित होती हैं: ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण और अभिप्रेरणा। साथियों, काफ़ी सुंदर नोट्स बनाए हैं प्रदीप त्रिपाठी जी ने। मैंने इन नोट्स को गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया है पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके। आप गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक पासवर्ड देना पड़ेगा। उस पासवर्ड को मैं आपको बता देता हूं। वो पासवर्ड होगा MODULE। मॉड्यूल लिखना है आपको स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद 7@SBA यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि आपका पासवर्ड होगा मॉड्यूल 7 @ का साइन लगाएंगे जो आपको जीमेल में लगाते हैं @SBA। ये आपका पासवर्ड होगा, तो इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आकलन ही अधिगम है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने स्वयं के कार्यों का गंभीर रूप से आकलन, विचार, विश्लेषण करने के लिए छात्रों को अवसर व स्थान देता है। इसके साथ ही उनकी क्षमता व सीखने में आ रही परेशानियों की पहचान करना बहुत जरूरी है। उन्हें स्वयं के आकलन करने और समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आकलन से बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट आता है अपनी समझ को परखें। तो इसमें आपको दिया हुआ है, सही गलत आपको बताने हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है, ये आपका गलत होगा। पोर्टफोलियो, परीक्षणों, परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि, प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं, ये भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट है स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन। कौशल का विकास सीखने के मूल्यांकन में आता है, ये भी आपका गलत होगा। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही होगा। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण व प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं, ये आपका सही होगा। उसके बाद आता है गतिविधि 3, स्वयं विचार करें। अपने राज्य के किसी भी विषय या कक्षा के पाठ्यक्रम और प्रारंभिक चरण पर एनसीईआरटी दस्तावेज में उस विषय या कक्षा में सीखने के प्रतिफल को देखकर अपने विचार साझा करें कि ये दोनों कैसे संबंधित हैं। इसके लिए आपको अपने विचार साझा करने थे, इसके लिए आपको लिंक दिया होगा। सब अपने राज्य का लिंक यहाँ पर लिख देंगे। ये मध्य प्रदेश राज्य का लिंक है, आप अपने राज्य का लिंक यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विद्यालय आधारित आकलन की रणनीतियाँ। तो विद्यालय आधारित आकलन से संबंधित निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण कार्यनीतियां हैं। नंबर 1 स्व आकलन, नंबर 2 सहकर्मी आकलन, नंबर 3 समूह कार्य आकलन और नंबर 4 पोर्टफोलियो आकलन। अब जानते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले स्व आकलन के बारे में जानते हैं। स्व आकलन छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। इसमें छात्रों की गहरी भागीदारी शामिल होती है। स्व आकलन का मतलब यह नहीं है कि पाठ के अंत में प्रश्नों का जवाब छात्र को देना है। उसके बाद आता है सहकर्मी आकलन। तो सहकर्मी आकलन में छात्र एक दूसरे का आकलन करते हैं ताकि वे अपनी प्रगति को समझ सकें, साथ ही अन्य छात्रों की प्रगति को भी जान सकें तथा अपनी प्रगति में कैसे सुधार कर सकें, ये आपका सहकर्मी आकलन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है समूह कार्य आकलन। समूह कार्य आकलन में बच्चों का आकलन समूहों में भी कर सकते हैं। बच्चों की सहयोग की भावना को देख सकते हैं और एक समूह के रूप में वे कैसे खुद को शामिल कर चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं।
और लास्ट में आपका आता है पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो आकलन में निर्धारित समयावधि में किसी विशेष पहलू पर आकलन होता है। इसमें प्रत्येक छात्र बड़ी तन्मयता के साथ शामिल होते हैं। उसके बाद आता है सीखने के प्रतिफल का मूल उद्देश्य क्या है। आखिर इसका मूल उद्देश्य यह है कि छात्र न केवल बहुविकल्पीय उत्तर देने की स्थिति में रहे, बल्कि लिखने की क्षमता का विकास करे, चिंतनशील तरीके व आलोचनात्मक रूप में लिखे, ताकि वे इन क्षमताओं को विकसित कर सकें। छात्रों को निबंध लिखने के निर्देश या आदेश देने के बजाय उनसे यह जानना चाहिए कि आप किस विषय पर निबंध लिखना पसंद करोगे, हमें उनसे उनकी राय लेना है। जब आकलन का मानदंड छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर आपस में चर्चा करके बनाते हैं तो छात्रों में मेटाकॉग्निशन उत्पन्न होता है। मेटाकॉग्निशन वे क्षमताएं होती हैं जहां छात्र यह समझते हैं कि उनकी शिक्षा कैसी हो रही है, सीखने की दिशा और गति कैसी है। उसके बाद आता है आकलन के मापदंड। आकलन के 4 मापदंड शामिल हैं। नंबर 1 विषय सूची, नंबर 2 सामंजस्य, नंबर 3 भाषा और नंबर 4 शब्द सीमा। आकलन के इन क्षेत्रों का महत्व या स्कोर अंक निम्नलिखित हो सकता है। विषय सूची के लिए आप 4 अंक निर्धारित कर सकते हैं, सामंजस्य के लिए 3 अंक, भाषा के लिए 2 अंक और शब्द सीमा के लिए आप 1 अंक निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार से निबंध का आकलन 10 अंकों के लिए किया जा सकता है। इन मानदंड के आधार पर छात्र एक मॉडल निबंध के निष्पादन को कर पाएंगे। स्वयं आकलन और सहकर्मी आकलन के लिए बच्चों को किसी भी विषय पर निबंध लिखने को दे सकते हैं, तो वे एक आपसी समझ का विकास कर पाएंगे। वे एक दूसरे से सीखने और सहकारी क्षमताओं को विकसित करने की क्षमता विकसित करते हैं। यह सब उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। 1 वर्ष की अवधि में समय समय पर छात्रों द्वारा लिखे गए लेख, चित्र का एक फाइल में संग्रह करते जाएं और अच्छे लेख का प्रदर्शन करें, जो कि पोर्टफोलियो आकलन का हिस्सा है। अब बात करते हैं रूब्रिक्स की। आपके कोर्स के अंदर एक रूब्रिक्स वर्ड बार बार आया है, आखिर ये रूब्रिक्स है क्या? रूब्रिक्स एक मूल्यांकन उपकरण होता है जिसका निर्माण छात्रों का किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन का आकलन करने हेतु किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, समग्र रूब्रिक्स और विश्लेषणात्मक। इसके अंतर्गत बच्चों को कुछ कार्य सौंपा जाता है तथा बताया जाता है कि आपका आकलन किस आधार पर होगा, किस भाग में कितने अंक मिलेंगे। इससे बच्चे अच्छे अंक पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे और अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। रूब्रिक्स छात्र और शिक्षक और छात्र दोनों के लिए सहायक होता है। इससे मूल्यांकन में सुधार होता है, इससे शिक्षक के मूल्यांकन के समय की बचत होती है। इससे हम किसी क्षेत्र के प्रदर्शन को 3 या 4 स्तरों में दिखाकर स्तर निर्धारण करेंगे। किस तरह से करेंगे वो आगे मैं बताऊंगा। समूह अधिगम का आकलन। समूह गतिविधि या अधिगम के आकलन के लिए शैक्षिक भ्रमण, सर्वेक्षण, कलाकृतियां जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजना आदि से जुड़ी हुई गतिविधियां कराई जा सकती हैं। सर्वेक्षण, यहाँ पर हम सर्वेक्षण गतिविधि का उदाहरण समझते हैं जिसमें स्कूल में प्राकृतिक वायु, प्रकाश, वायु संचारण, स्वच्छता का लेखा जोखा बताया गया है। इसके लिए कक्षा 5 के बच्चों को 4 समूह में बांटे, उन्हें निम्न गतिविधि दें। समूह 1 को कक्षा में प्राकृतिक प्रकाश की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। समूह 2 को सभी कक्षाओं में वेंटिलेशन सुविधा के बारे में पता लगाएं। समूह 3 स्कूल में स्वच्छता का पता लगाएं। समूह 4 CWSN बच्चों के लिए यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए किए गए प्रावधानों का आकलन करें। इसके बाद निरीक्षण में प्राकृतिक प्रकाश या अन्य कार्यों में कुछ ऐसे निरीक्षण करें। क्या पर्याप्त खिड़की है? क्या रोशनी आ रही है? खिड़की के पल्ले साफ हैं? क्या खिड़की के बाहर लगे पेड़ प्रकाश को अंदर आने से रोक रहे हैं? क्या प्राकृतिक प्रकाश के अलावा कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था है? विचार करें व कार्य भी करें। कक्षाएं साफ सुथरी क्यों नहीं है? इस समस्या का हल क्या है? वायु संचार के संबंध में क्या समस्या है? इस तरह सभी बच्चे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इन एक्टिविटी में आकलन 3 बिंदुओं पर रूब्रिक्स का उपयोग किया जा सकता है। समूह साथी द्वारा आकलन। छात्रों को स्वयं के आकलन के अलावा साथियों के आकलन का समय व अवसर देना चाहिए, जिससे छात्र अपनी प्रगति कौशल पर विचार करना, गंभीर रूप से आकलन करना सीख सकते हैं, अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। साथी समूह द्वारा आकलन के लिए एक रूब्रिक्स दी गई है जिसमें आपका मानदंड है। स्तर 3 स्तरों में इसको डिवाइड किया गया है, स्तर 3, स्तर 2, स्तर 1। सबसे पहला मानदंड है सहभागिता, सभी ने भाग लिया। स्तर 3 में, स्तर 2 में नियमित भाग नहीं लिए और स्तर 1 में समय बर्बाद किया। इसी तरह से नेतृत्व आपका दूसरा मानदंड है, नेतृत्व, सभी ने सभी लक्ष्य तक काम को पहुंचाया।
स्तर 2 में कुछ ने भाग नहीं लिया, स्तर 1 में नेतृत्व भावना नहीं दिखी। और तीसरा मानदंड है सुनना, सबके विचारों को सबने सुना, स्तर 2 में किसी ने नहीं सुना और स्तर 1 में किसी ने भी नहीं सुना। चौथा मानदंड आपका प्रतिक्रिया, स्तर 3 में सबने प्रतिक्रिया दिखी, स्तर 2 में संतोषजनक रहा और स्तर 3 में विचार साझा नहीं किए। उसके बाद आती है सहयोग की बात, तो सहयोग में सबने सबका साथ दिया, स्तर 2 में थोड़ा सहयोग रहा और स्तर 3 में सहयोग भावना रही ही नहीं। उसके बाद समय प्रबंधन, स्तर 3 में समूह सदस्यों ने समय पर कार्य किया, स्तर 2 में समय पर कार्य नहीं किया और स्तर 1 में कार्य पूर्ण ही नहीं हो पाया। तो इस तरह से आप ये रूब्रिक्स बनाकर कार्य करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूब्रिक क्या है। रूब्रिक को बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत होगी और पासवर्ड हमारा होगा मॉड्यूल 7 MODULE मॉड्यूल 7 @SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये आपका पासवर्ड होगा। अब जानते हैं रूब्रिक्स के बारे में। यह एक विशिष्ट कार्य पर छात्रों का आकलन करने के लिए मानदंडों का व्यापक समूह है। यह कार्य के प्रदर्शन व आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है। रूब्रिक्स के 4 मानदंड हैं। नंबर 1 सौंपे गए कार्य का विवरण, नंबर 2 मापन स्तर जैसे स्तर 1, 2 व 3, नंबर 3 आयाम जैसे प्रश्न निर्धारण डेटा, नंबर 4 आयाम मानदंड जिन मानदंडों पर छात्रों का आकलन होता है। उसके बाद गतिविधि 2, क्या सीखने की प्रक्रिया में प्रदान की गई सभी शिक्षण गतिविधियों को व्यक्तिगत या समूह शिक्षण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। रूब्रिक्स का सहारा लेकर आकलन किया जा सकता है। अपने विचार इस लिंक में आपको साझा करने हैं। तो ये लिंक आपका मध्य प्रदेश का है, आप अपने प्रदेश का यहाँ पर लिंक लिख लीजिए। उसके बाद स्वयं आकलन। स्वयं आकलन बच्चों के सीखने के रूप में समझ बनाने और आकलन के सभी उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण पहलू है। शुरुआती कक्षाओं से इस पर जोर देना महत्वपूर्ण है। स्मरण, विचार, स्वचिंतन से बच्चों के समग्र प्रदर्शन में सुधार करने में यह सहायक होता है। उसके बाद आता है SBA प्रदर्शन। विद्यालय आधारित आकलन में हम किसी भी विषय पर चित्रकला का आकलन करवा सकते हैं कि किसका चित्र श्रेष्ठ है, किन मानदंडों के आधार वे चित्र अच्छे हैं। इस तरह से हम किसी भी विषय पर बच्चों से भी आकलन करा सकते हैं तथा उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो छात्रों के कामों का एक व्यवस्थित संग्रह है जिसमें कार्यपत्रक, परियोजना लेख, चित्रकारी, परीक्षा के परिणाम, शिल्प कार्य, खबरों का संकलन किया जा सकता है। शिक्षक सभी बच्चों की विवरणिका यानी पोर्टफोलियो का विश्लेषण करता है जिससे बच्चे की क्षमता, दक्षता का पता चलता है। विभिन्न विषयों के लिए पोर्टफोलियो के उदाहरण आपको दिए हुए हैं। जैसे विज्ञान है, विज्ञान में चार्ट, ग्राफ, परियोजनाएं, शोध विवरण, टेस्ट, छात्रों के विचार, प्रयोगशाला विवरण। और गणित में चार्ट, ग्राफ, समस्या को हल करने के तरीके का लिखित स्पष्टीकरण। भाषा में कविता, निबंध, पत्र, टेस्ट, लेख, पुस्तक सार। और सामाजिक विषय में कार्यपत्रक, निबंध, परियोजना, मॉडल चित्र, नक्शे, अनुभव। उसके बाद आती है लिखित परीक्षा। यह विद्यालय स्तर पर बच्चों के आकलन के लिए एक विश्वसनीय, महत्वपूर्ण, लोकप्रिय आकलन उपकरणों में से एक है। इसमें रटे हुए प्रश्नों पर परीक्षा ली जाती है, जबकि हमें समस्या समाधान, सोच, दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से लेना चाहिए। आकलन की रणनीतियां ऐसी हों जो सीखने और विकास के बारे में प्रामाणिक जानकारी दें। उसके बाद आपको अपनी समझ परखें, ये दिया हुआ है, इसमें सही गलत आपको बताना है। छात्रों को अपने और अपने साथियों के कार्यों के मूल्यांकन हेतु पर्याप्त अवसर नहीं देना चाहिए, ये गलत है। क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य, मॉडल, रंगोली, प्रयोग, परियोजना आदि समूह कार्यों से छात्रों के कौशलों के साथ साथ सामाजिक कौशलों का आकलन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये आपका सही है। उसके बाद पोर्टफोलियो से माता पिता अपने छात्रों की रुचि और क्षमताओं को जान सकते हैं, ये आपका सही होगा। रूब्रिक्स में गैर लचीलापन, अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरणों के पास होती है, ये आपका गलत होगा। एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है, ये आपका गलत होगा। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना। एक बार मैं फिर दोबारा से इसकी पीडीएफ का पासवर्ड आपको बता देता हूं। मैं 2 बार बता चुका हूं, इसलिए आप पासवर्ड में गलती मत करना, क्योंकि पासवर्ड बताने के बाद जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा मैं पीडीएफ डिलीट कर देता हूं और उसके बाद मेरे भी पासवर्ड याद नहीं रहता, तो आपको पासवर्ड इसी से लेना होगा। पासवर्ड हमारा होगा मॉड्यूल 7 @SBA
तो इसको आप ध्यान से कर लीजिए और पासवर्ड से आप उसको ओपन कर लीजिए। रिकॉर्डिंग व रिपोर्टिंग करना, आकलन से शिक्षक यह जान सकता है कि बच्चा कितना बेहतर ढंग से सीख सकता है, उसकी प्रगति पर भी नजर रख सकता है, सुधार पर प्रयास भी किया जा सकता है। आकलन का उद्देश्य किसी भी तरह से बच्चों का आपस में तुलना करना नहीं है, बल्कि छात्र को बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और विश्वास दिलाए कि आप और बेहतर कर सकते हैं। बच्चे की प्रगति का विवरण ऐसा होना चाहिए जो कि यह दर्शाए कि छात्र क्या क्या कर सकता है। नकारात्मक टिप्पणियों, अस्पष्ट बयानों से बचें, क्योंकि ये छात्रों को सीखने व उनकी प्रगति के लिए मदद नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है पर्यावरण शिक्षण अधिगम की कार्यनीतियों का चयन करना। पर्यावरण विषय को पाठ्य पुस्तक पर जोर देते हुए नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि इस विषय पर पढ़ाने के लिए सबसे पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को जाने कि वो संबंधित विषय या पाठ को कितना जानता है, फिर चर्चा करें। उसके बाद यात्रा भ्रमण कराकर विषय वस्तु को स्पष्ट कराएं। नेक्स्ट आता है सीखने के प्रतिफल से जुड़े नमूना प्रश्न। गणित या अन्य विषयों के शिक्षण के पूर्व यह जान लेना उचित होगा कि उनके सीखने का प्रतिफल क्या है। प्रतिफल को पाने के लिए आसान से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि प्रतिफल तभी प्राप्त होगा जब आपका शिक्षण अधिगम मजबूत होगा। जैसे कि गणित में सर्वप्रथम ठोस वस्तु को दिखाकर, गिनवाकर, तुलना करवाकर पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों में तार्किक क्षमता आ सके। इसके साथ मानचित्र, नक्शे, यात्रा, समय मापन, लंबा पतला, मोटा छोटे की समझ पैदा कराने के लिए हमें किताबों के चित्रों के अलावा प्रत्यक्ष रूप से उन वस्तु को दिखाना होगा, उन पर कार्य कराना होगा। भाषा का शिक्षण छात्र, भाषा के कौशलों को सीखना बुनियादी संचार के कौशलों को बढ़ाना है। बच्चे की मातृभाषा, घरेलू भाषा अधिगम का अनुशासित माध्यम है। बच्चे अपने घर से ही बोलना सीख के आते हैं, मगर विद्यालय और समाज के स्तर अनुरूप और अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि सर्वप्रथम वह बच्चों से जुड़े, फिर चित्रों, कहानी के माध्यम से उनके विचारों को जाने। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए भी हमें चित्रों का या द्विभाषी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा के शिक्षण में आपके विचार का उच्चारण स्पष्ट होने चाहिए, साथ ही प्रयोग भी करने चाहिए। तो साथियों, इस तरह से ये काफ़ी सुंदर नोट्स बनाए हैं प्रदीप त्रिपाठी जी ने। इसके लिए आपको उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इसकी पीडीएफ मैं गूगल ड्राइव पे डाल चुका हूँ। उसमें पासवर्ड भी मैंने आपको इसी वीडियो के दौरान 3 बार बता चुका हूँ, इसलिए आप उस पासवर्ड की मदद से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप उसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। साथियों, पीडीएफ को डालने के बाद मैं अपने मोबाइल से पीडीएफ को डिलीट कर देता हूं और इतने सारे पासवर्ड है कि मुझे भी पासवर्ड याद नहीं रहता। तो इसलिए साथियों, वीडियो को देखकर आप इसको डाउनलोड कीजिए। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।